हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSCS IP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम कर रहे हैं OCM का एक धमाकेदार वन शॉट, जिसके अंदर हम जो टफ चैप्टर थे वहां से चालू किया। मतलब 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 टफ चैप्टर से चालू करते 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 हम नीचे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को जो शुरू के चैप्टर होते हैं कंपैरेटिवली कम टफ लगते हैं एज कंपेयर टू जो बाद वाले होते हैं। तो मैंने सभी बाद वालों चैप्टर का भी वन शॉट बनाया हुआ। और अभी आज हम क्या करने वाले, आज हम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का एक धमाकेदार रिवीजन, जिसके अंदर मैं एकदम स्पीड से चलूंगा। जो इजी टॉपिक है उसको फटाफट कवर अप करेंगे, जो टेक्निकल है, जो कंसेप्चुअल है, उसको हम डीप में अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे हमारी तैयारी की होगी और भी ज्यादा बेहतर होगी। अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजिंग जो चैप्टर है मेरे को अच्छे से आता है, मैं आपको खाली ये बोलूंगा, एक बार ये पूरा वीडियो देख के देखो और आपको वो चीज क्लियर होगी, वो सब कंसेप्ट मालूम पड़ेंगे जो पहले लगते थे कि यार ये तो मेरे को मालूम ही नहीं था। ऐसे बहुत सारी चीजें होगी जो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारा ये वन शॉट इसके ऊपर, चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। ओके बेटा जी, तो आते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो बेटा जी, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं हम। ये देखो, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द कॉर्पोरेशन ऑफ 2 और मोर पीपल। बेटा जी, यहाँ पे क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, उनके बीच में हम कॉर्पोरेशन बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, उसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। क्या? द कॉर्पोरेशन ऑफ 2 और मोर पीपल एंड कोऑर्डिनेशन। बेटा जी, अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति हो तो उसको कोई कॉर्पोरेशन कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके बाद क्या प्रोसेस करनी, इसके बाद क्या प्रोसेस करनी। लेकिन जब 2 व्यक्ति होते हैं तो दोनों में कॉर्पोरेशन लाना, दोनों में कोऑर्डिनेशन बैठाना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम ये फाइंड आउट करते हैं कि आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग। हम यहाँ पे ग्रुप करते हैं, भाई ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। वो ग्रुप ए क्या वर्क परफॉर्म करेगा, ग्रुप बी क्या वर्क परफॉर्म करेगा, ग्रुप सी क्या वर्क परफॉर्म करेगा। हर एक की क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं, डिफाइंड एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। हर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, डेलीगेट करते हैं। उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोर इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। तो बेटा जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको अकम्प्लिश करने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें रिलेशनशिप। भाई तुम सुपरवाइजर होगे, तुम्हारे अंडर में ये, तुम्हारे ऊपर ये बॉस होगा, तुम्हारी जो टीम है उसका बॉस ये, तुम्हारी टीम का बॉस ये होगा, और तुम तीनों का बॉस ये होगा। हमने क्या किया, हमने एक पर्टिकुलर व्यक्ति, उसके नीचे 3 बॉस, और हर एक के नीचे उसकी टीम, हर एक के नीचे उसकी टीम, हर एक बॉस के नीचे उसकी टीम। इस तरह से क्या किया, रिलेशनशिप डेवलप किया, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। इफ द बिजनेस यूनिट, अब बेटा जी हम जब ये ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, जब हम ये रिलेशनशिप बनाते हैं, उससे क्या फायदा होता है? तो सुनो, अगर जब हम जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और वो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उससे ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है, रिसोर्सेज का बेहतर यूज होगा, हमारा टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, मनी बचेगी। क्या क्या बचेगा? टाइम, एनर्जी एंड मनी हमारा सेव होगा, और रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स है ना, वो क्या होगा, उसको हम अवॉइड कर सकेंगे। मतलब कि बेनिफिट ज्यादा होंगे और जो प्रॉब्लम हो वो रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बेटा जी, ऑर्गेनाइजिंग इज इन्वॉल्व द ग्रुप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता है ग्रुप ऑफ पीपल वेयर 2 और मोर पीपल वर्क टुगेदर। 2 और मोर पीपल क्या करते हैं, वर्क टुगेदर करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर द वर्क और कंप्लीशमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और कंप्लीशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। मतलब क्या होता है, जहां पे 2 और 2 से ज्यादा लोग होंगे जो एक पर्टिकुलर काम को करेंगे, और उनके बीच में हम एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, उसी ही बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, हेंस इट इज नोन एज अरेंजमेंट, तो ऑल्सो नोन एज अरेंजमेंट। तो ऑर्गेनाइजिंग बोलो या तो अरेंजमेंट बोल दो, बोथ आर द सेम थिंग। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अगर ये जो डेफिनेशन है ना, ये समझ में आए ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम सिंपल लगेगा। ये गोल ओरिएंटेड होती है, यहाँ पे हमने पढ़ा था, वर्क और कंप्लीशमेंट करने के लिए, इफेक्टिव वे में कंप्लीट करने के लिए हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। तो ये क्या होता है, गोल ओरिएंटेड। मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग बनाया जाता है ये गोल ओरिएंटेड होता है। मतलब हम यहाँ पे
ये बिजनेस को हेल्प करता है, डिपार्टमेंट को हेल्प करता है, इंडिविजुअल को हेल्प करता है इन डिटरमाइन देयर ऑब्जेक्टिव, हेंस इट कैन बी आल्सो रिफर एज गोल ओरिएंटेड। तो ये ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, हमारा गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट होता है प्लानिंग बेस्ड। प्लानिंग मतलब क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग है ना, वो हम क्या प्लान बना रहे हैं, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो गोल्स होते हैं, उसको अचीव करने के लिए बनाया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड ऑब्जेक्टिव। तो हमारे जो प्लान होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म किया जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एनी यूनिट इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, ये छोटा स्ट्रक्चर होगा कि बड़ा स्ट्रक्चर होगा, कैसा होगा, ये फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान को ध्यान में रख के हम अभी प्रेजेंट में स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। हेंस इसको क्या बोलते हैं, ये इट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर प्लानिंग। तो प्रॉपर प्लानिंग के कारण ये बनाया जाता है, मतलब प्रॉपर प्लान करके ऑर्गेनाइजिंग बनाया जाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हैं, कौन किसके लिए और रिस्पॉन्सिबल होगा और किसके पास कितनी अथॉरिटी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस टू द ह्यूमन एलिमेंट। बेटा जी ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, यहाँ पे हम मशीन नहीं ह्यूमन का रूल्स डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, कौन किसके लिए जवाबदार है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस टू द ह्यूमन एलिमेंट को दिया जाता है, मतलब ह्यूमन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट हम इसको चेंज कर सके वैसा बनाया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप। हम हर एक व्यक्ति के बीच में क्या बनाते हैं, इंटर रिलेशनशिप डेवलप करते हैं कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन किसको अथॉरिटी दे सकेगा। तो यहाँ पे हम इंटर रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। बेटा जी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इजी हो जाता है जब ऑर्गेनाइजिंग होता है तब। ग्रुप एक्टिविटी की हमने पहले देखी है, जब दो से ज्यादा व्यक्ति हो तभी ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत पड़ती है, तभी कॉर्पोरेशन कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट हो जाती है, इसलिए क्या होता है, हर एक व्यक्ति क्या हो जाता है, कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो जाता है इसका। तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन एनी बिजनेस यूनिट। रूल्स एंड कंट्रोल आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिफाइन द इंटर रिलेशनशिप, द सेम इज फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनाइजिंग। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए, कंट्रोल्स होने चाहिए, जो हम कैसे बनाते हैं, थ्रू ऑर्गेनाइजिंग। ओके जी, यस। अब स्टेप्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बेटा जी इसके लिए स्टेप्स कौन कौन से होंगे। पहला होगा हम हमारे ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे कि हमारा गोल क्या है, हमारा मेन गोल, सब गोल क्या है बिफोर फॉर्मिंग। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ फंक्शन, कौन कौन से टास्क किए जाएंगे विदाउट डुप्लीकेशन, की जहां डुप्लीकेशन नहीं हो और टास्क कोई छूट ना जाए। फिर उसके बाद में हम डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन, हम हर एक एक्टिविटी को एक ग्रुप में बांटेंगे। ग्रुप सिमिलर एक्टिविटी, मतलब सपोज की सपोज की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज की 9 एक्टिविटी है, ये एक ग्रुप का पार्ट है, ये दो एक ग्रुप का, ये एक ग्रुप का, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने बेटा जी हमने यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंदर उसको बांट दिया। हाँ, अलग अलग एक्टिविटीज को ग्रुप के अंदर बांट दिया। तो डिटरमाइन द डिपार्टमेंट ऑफ, हाँ यहाँ पे क्या किया, डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन मतलब एक्टिविटी को हम डिपार्टमेंट में बांट देते, मतलब ग्रुप में बांट देते। टू डिटरमाइन द डिपार्टमेंटल पोजीशन एंड एबिलिटी, यहाँ पे असाइन सुटेबल पर्सन अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंटल नीड एंड एबिलिटी। बेटा प्रोडक्शन का हेड बनाना है तो उसमें जिसको प्रोडक्शन का नॉलेज है उसका हेड बनाना पड़ेगा। अगर फाइनेंस का डिपार्टमेंट का हेड चाहिए तो जिसको फाइनेंस का नॉलेज है उसको रखना पड़ेगा। सेल्स का हेड रखना है तो जिसको सेलिंग स्किल्स आती है, जो सेल्स हेड ऑलरेडी मैनेज कर चुका उसका हेड बनाया जाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रॉपर क्या दिया जाता है, डिटरमाइन द डिपार्टमेंटल पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या होगी और उसकी एबिलिटी के हिसाब से हर एक का हेड डिसाइड कर दिया। डेलीगेशन ऑफ पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक व्यक्ति को हम क्या कर देते हैं, उसकी पावर देते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि तुम्हारे क्या पावर्स होंगे और तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उनके बीच में हम क्या एस्टेब्लिश करते हैं, एस्टेब्लिश द इंटर रिलेशनशिप। उनमें इंटर रिलेशनशिप डेवलप करना। और लास्ट में क्या हो जाता है, हमारा चार्ट पेपर हो जाता है। तो पहले हमने क्या किया, हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, हमारी एक्टिविटी डिसाइड की, एक्टिविटी के हिसाब से उसको ग्रुप में बांट दिया, तो वो हो गया डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन। सपोज कि हमारा
चार डिपार्टमेंट, चार एक्टिविटी, जो एक्टिविटी के बेस पे हमने चार डिपार्टमेंट बनाए। अब उसके बेस पे क्या करेंगे हम यहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करेंगे असाइन करेंगे। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर दिया, हाँ जी। डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम हर एक व्यक्ति को पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दिया। एस्टेब्लिश इंटर रिलेशनशिप, उनमें रिलेशनशिप डेवलप किया एंड हमने एक चार्ट बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया द स्टेप्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के ये स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पहला स्ट्रक्चर आता है लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन या तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर, आर्मी एंड डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है बेटा, ये बहुत पुराना है, बहुत सिंपल और बहुत एशियन टाइम से चला जा रहा है। इसके अंदर क्या होता है, देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल से बताता हूं। पहले यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे एक स्कूल है, ठीक है, एक छोटी सी स्कूल है जिसके अंदर सपोज कि 25 टीचर है, क्या है 25 टीचर है। अब हम वो टीचर में से किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव का काम दे देंगे, किसी को टीचिंग का काम दे देंगे, किसी को अकाउंट्स का काम सौंप देंगे, किसी को लाइब्रेरी का काम सौंप देंगे, मतलब किसी को सुपरवाइजर बना देंगे, उसी में से किसी को प्रिंसिपल बना दिया। मतलब कि हर एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के पास कोई पर्टिकुलर चीज का, कोई एरिया का नॉलेज नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हीं व्यक्ति में से किसी को क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर, अकाउंट्स, लाइब्रेरी, इस तरह से जॉब असाइन कर देते हैं। मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, ईच डिपार्टमेंट हैज वन हेड एंड द टीचर और द स्टाफ वर्क अंडर देयर ओनली वन सुपरवाइजर। यहाँ पे बेटा जी इन शॉर्ट यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी का कोई स्पेशल स्किल नहीं होती, कोई भी फंक्शन को लेकर, फंक्शन मतलब एक्टिविटी को लेकर किसी के पास भी कोई स्पेशल स्किल नहीं होती। हम यहाँ पे ना काम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट फिक्स कर देते हैं और उनसे वो काम करवाते हैं। बेटा जी ये क्या होता है, इसके अंदर इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, एंटायर बिजनेस यूनिट को क्लासिफाई करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट की, हमको कौन कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, 4 डिपार्टमेंट चाहिए, हाँ जी। यहाँ पे क्या करते हैं, फिर उसके बेस पे हम ना क्या करेंगे, लोगों को अपॉइंट करेंगे, ये सेपरेटेड डिपार्टमेंट हेड इज अपॉइंटेड, कि भाई तुम अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव के हेड हो, तुम टीचिंग के हेड हो, तुम अकाउंट्स के हेड हो, तुम लाइब्रेरी के हेड हो, ठीक है। जो हेड होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा सुपरवाइजर को, तो जो हेड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सुपरवाइजर को। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाँ ये वाले के अंदर यहाँ पे हर एक के अंदर हर एक डिपार्टमेंट का हेड डिसाइड कर दिया, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो होगा ट्रस्टी के लिए आंसरेबल होगा, ठीक है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन इज नॉट डन अकॉर्डिंग टू द वर्क बट अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट। यहाँ पे हम डिपार्टमेंट के, भाई 4 डिपार्टमेंट चाहिए तो हम क्या करते हैं, लोगों को 4 विभाग में डिवाइड कर देते हैं। एज इट इज नोन एज अ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर फेवरेबल, ये स्ट्रक्चर कब चल पाता है, जब आपका बिजनेस स्मॉल साइज हो, वर्क एरिया इज ऑल्सो लिमिटेड हो, then the problem of control and discipline are also limited। तो जब क्या होता है, स्मॉल साइज हो, वर्क एरिया लिमिटेड हो, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, और जब प्रॉब्लम कैसी हो, प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन आर लिमिटेड होता है, तभी ये काम करता है, अदरवाइज ये हमारा स्ट्रक्चर काम नहीं करता। तो बेटा जी इसको हमने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जब डिपार्टमेंट छोटा होता है, वर्क सिंपल होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, तब हम क्या करते हैं, काम के डिपार्टमेंट के हेड के अकॉर्डिंग हम लोगों को काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उनके अंदर पर्टिकुलर कोई चीज की एक्सपर्टाइज नहीं होती, लेकिन ठीक है ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल होते हैं टास्क, इसलिए वो अपने अपने टास्क जो टास्क उनको दिया जाता है वो एक्सेप्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो उसको बोलते हैं लीनियर, या तो आर्मी या तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटा जी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि जहां पे स्पेशल एक्टिविटीज के लिए को मतलब एक्टिविटी के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। द स्ट्रक्चर इज फॉर्म इन विच एक्सपर्ट विद द स्पेशलाइज्ड नॉलेज आर गिवन द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ पर्टिकुलर यूनिट इज कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हर एक एक्टिविटी के लिए एक्सपर्ट एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले बंदों को हायर किया जाता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जैसे कि सपोज कि जैसे रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, इसके लिए हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना देंगे जिसका नाम होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो या तो पर्सनल ऑफिसर भी बोल देंगे उसको। जैसे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR,
रिसर्च डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो सर ऊपर भी तो डिपार्टमेंट थे बेटा जी। ये जो होता है ना, इसमें और उसमें क्या फर्क होता है, यहाँ पे कोई स्पेशलाइज एक्टिविटीज की जरूरत नहीं पड़ती, स्पेशल टास्क की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम क्या करते हैं, ये छोटे सा यूनिट होता है, वहां पे क्या करते हैं, जो जो लोग होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, उन्हीं को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब डिपार्टमेंट के हिसाब से वहां पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पे डिपार्टमेंट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, यहाँ पे काम को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उस काम के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स अपॉइंट किया जाता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। समझ गए। तो फॉर्मेशन कैसा होता है, यहाँ पे स्पेशल इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, वर्क को दिया जाता है, स्पेशलाइजेशन को दिया जाता है। इन दिस स्ट्रक्चर काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, तो वर्क यहाँ पे हमेशा वर्क की बात की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ईच काइंड ऑफ वर्क डिफरेंट एक्सपर्ट्स आर अपॉइंटेड, काम के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए जाते हैं। सच एक्सपर्ट्स आर नॉट ओनली द एडवाइजर, दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड who are fully responsible to take tasks assigned टू देम। मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो एक्सपर्ट अपॉइंट किए ना, वो एक्सपर्ट रिस्पॉन्सिबल होंगे उस काम के लिए। जैसे प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा, ह्यूमन रिसोर्स के लिए एचआर का जो हेड होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल द परचेज ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ परचेज रिलेटेड वर्क। तो परचेज रिलेटेड वर्क के लिए वो परचेज ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर इट शुड बी कंसीडर्ड दैट नॉट अ सिंगल वर्क रिमेन अनअसाइंड। कोई भी काम छूटना नहीं चाहिए और कोई भी काम का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। ये एक चीज को ध्यान से देखा जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इन विच देयर इज अ मोर वैरायटी ऑफ वर्क इज सीन, जहां पे बहुत ज्यादा अलग टाइप की वैरायटी होती है, जहां पे वर्क का इंपॉर्टेंस होता है, वहां पे इस काइंड ऑफ वर्क को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। बेटा जी फॉर्मल क्या होता है, तो फॉर्मल के अंदर हमने एक हेड होगा जिसके अंदर उसकी टीम होती है, ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है, कोई भी हेड नहीं होता, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया जाता, पहले से कुछ भी तैयार नहीं किया जाता, ये इनबिल्ट रिलेशन तैयार होता है। जैसे जब स्कूल के अंदर जैसे टीचर ने बोला कि तुम मॉनिटर हो और तुम पूरे क्लास को क्या करोगे, मॉनिटर करोगे, तुम पूरे क्लास को सुपरवाइज करोगे, तो ये टीचर ने बनाया। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम्स होती है हम मॉनिटर को बोलते हैं। लेकिन साथ साथ क्या होता है कि हम जो बच्चे हैं जो एक दूसरे से साथ बैठते उठते बैठते, हमारी चीज इतनी अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होती है कि वहां पे हम क्या करते हैं, कुछ भी जरूरत होती है तो अपने आजू बाजू फ्रेंड सर्कल को बोलते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स रिलेशनशिप डेवलप हुआ, दिस इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इन कहने का मतलब क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक रिलेशनशिप बनाया जाता है, उसी को बोला जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लीनियर फंक्शनल, ये क्या है, इसी का तो एग्जांपल है। जो कि इनफॉर्मल के अंदर कोई भी पहले से प्री डिफाइंड कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एक इंटरनल रिलेशनशिप फॉर्म होता है। यहाँ पे विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग होता है, पीपल वर्किंग विद इन अ ग्रुप वो ही खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा। नो फॉर्मल और नो प्रॉपर चार्ट पेज पेपर इन एडवांस। ठीक है, अब इसके अंदर ये आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर आता है हमारा MCQ कि ये जो है ना, ये शेडो होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर का, शेडो होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि इट इज कंसिडर्ड सबऑर्डिनेट स्ट्रक्चर टू फॉर्मल वन। फॉर्मल वन का सबऑर्डिनेट स्ट्रक्चर होता है। तो अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो पहले इनफॉर्मल के मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ। इनफॉर्मल, ये इनफॉर्मल नाम है, इनफॉर्मल से रिलेटेड मतलब इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। ये ह्यूमन रिलेशन, क्योंकि फ्रेंड्स के बीच में कैसा रिलेशन है, ह्यूमन रिलेशन, उसके बेस पे ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन। ये क्या होता है, चेंजिंग होता रहता है। ये आपका ये जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि लोग आते हैं जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी बॉन्डिंग में क्या होती है, चेंज होती रहती है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देखने को मिलती, ये हर एक जगह पे देखने को मिलती है। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे कोई भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन पहले से प्रीडिटरमाइंड नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ये स्मॉल साइज होता है, यहाँ पे मतलब कुछ 3 लोग 5 लोग 10 लोगों का मिलके क्या होता है, यहाँ पे एक बॉन्डिंग बनती है, तो ये स्मॉल साइज के अंदर होता है। ठीक है,
यहाँ पे अब इसको कंपैरिजन अगर मैं बताऊं तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है। ये पहले से प्री डिटरमाइन होता है स्ट्रक्चर, ये प्री डिटरमाइन नहीं होता। ये अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता, लेस फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक पावर्स दिए जाते हैं टॉप टू लेवल, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे इस प्रकार के अंदर ये यूनिवर्सल होता है, यहाँ पे हर एक जगह में देखने को मिलता है। यहाँ ये लार्ज साइज में देखने को मिलता है, मतलब जितना ज्यादा बड़ा यूनिट होगा वहां पे पहले से ही क्या होगा, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होगा। जबकि सपोज कि जब छोटा छोटा बिजनेस होता है या तो छोटा बिजनेस होता है तो वहां पे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे पर्टिकुलर रिलेशनशिप, मतलब हर एक के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप। यहाँ पे देखो हम देते हैं ना पावर, डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की जाती है। यहाँ पे बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन के बेस पे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे करना है, किसको करना है, किस फॉर्म में करना है, सब कुछ प्री डिटरमाइंड होता है। जबकि यहाँ पे कोई भी प्री डिटरमाइंड नहीं होता, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे लेक ऑफ कंट्रोल होता है यहाँ पे, क्योंकि आपने कोई कुछ भी पहले से प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, तो आप कंट्रोल कैसे करोगे, तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये क्या होता है, सबऑर्डिनेट टू द फॉर्मल बोल सकते हैं, या तो कॉम्प्लीमेंट टू, या तो शेडो ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर बोल सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, इन मॉडर्न टाइम इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इज यूज वाइडली। दिस इनेबल इंडस्ट्रियल टॉक, डिसिप्लिन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आर लेसन। तो जिससे क्या होता है, जिससे हमारा इंडस्ट्रियल टॉक, डिसिप्लिन मेंटेन होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कम हो जाता है। हेंस दिस स्ट्रक्चर इज मोर पॉपुलर। ओके जी, ओके। नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। मैट्रिक्स जनरली क्या होता है कि सपोज एक बिल्डर है, ठीक है, बिल्डर के पास क्या है, प्रोजेक्ट चलते हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। अब एक प्रोजेक्ट के अंदर नींव चल रही है, दूसरे के अंदर फर्नीचर का वर्क बाकी है, तीसरे के अंदर सपोज कि वहां पे पाइपिंग वर्क चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क चल रहा है। तो वो क्या करता है, उसके पास अलग अलग टीम होती है, जहां पे जो टीम की रिक्वायरमेंट होती है वो टीम उस साइट पर जाएगी, अपना काम करेगी, वापस से मेन हेड ऑफिस में आके बैठ जाएगी। फिर जब दूसरी टीम का टाइम काम पड़ेगा दूसरे स्ट्रक्चर को, मतलब क्या होगा, एक ही टीम होगी, मतलब कि एक कंस्ट्रक्शन वाली वर्क टीम होगी, दूसरा बिल्डिंग मटेरियल्स वाली होगी, तीसरा सपोज इलेक्ट्रिफिकेशन वाली टीम होगी। तो टीम ए बी सी, अब यहाँ पे जिसको जिस प्रोजेक्ट में जरूरत है उसको उस प्रोजेक्ट में भेज दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट में। ये तीनों के तीनों एक ही साथ एक ही प्रोजेक्ट में नहीं लगते, क्योंकि प्रोजेक्ट वाइज, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के वर्क के अंदर सब, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क पहले आपको शुरू में नहीं चाहिए, वो आपको आफ्टर कंप्लीशन, आपका जब ढांचा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता तब चाहिए होता है। तो कहने का मतलब क्या, तो तब उसकी जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि डिजाइनिंग की जो जरूरत कब पड़ती है, एक डिजाइनिंग टीम होती है, उसको बिल्डिंग तैयार होने से पहले की जरूरत पड़ती है। एक बार बिल्डिंग तैयार हो गई, मतलब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि भाई इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इतने फ्लोर्स होंगे, इस तरह से अंदर हॉल किचन होगा, यहाँ पे खिड़कियां होगी, यहाँ पे गार्डन होगा। तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, डिजाइन टीम, तो वो डिजाइन टीम अपना काम करती है, फिर वापस आके हेड ऑफिस में आके बैठ जाएगी। मतलब क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वन, एक कौन सा होता है, विच इज सिंपल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब विच फॉर्म पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, एंड सेकेंड वन इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेस्ड, विच इज कॉल्ड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। मतलब एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होगा और दूसरा एक सिंपल स्ट्रक्चर होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन को ही बोलते हैं मैट्रिक्स। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का टाइप होता है जिसके अंदर वर्क बेस, मतलब फंक्शन एरिया भी हो गया, एंड प्रोजेक्ट बेस यूनिकनेस भी हो गया। मतलब हर एक प्रोजेक्ट चलेंगे डिफरेंट डिफरेंट, और हर एक प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग जब जो काम पड़ेगा उसके हिसाब से क्या होगा, वर्क बेस भी होगा। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं और यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी चलते रहते हैं। एक प्रोजेक्ट नहीं चलता एट ए टाइम, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं। जो प्रोजेक्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है, वर्क होता है, वो बंदों को, वो एक्सपर्ट टीम को उस प्रोजेक्ट पे भेजा जाता है। वहां पे काम कंप्लीट होते ही वापस से क्या आ जाता है, अपने टीम में आ जाते हैं, अपने हेड ऑफिस में आ जाते हैं।
समझ गए। तो यहाँ पे स्पेशलाइज वर्क के लिए स्पेशल बंदे होते हैं। एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का भी बेनिफिट मिलता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मल्टीफेज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसकी डिजाइन कैसे होती है, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ईच प्रोजेक्ट मैनेजर इज गिवन द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा जी एक क्या होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। अब वो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या बोलेगा, वो हेड ऑफिस को बोलेगा भाई मेरे को अब इसकी जरूरत है, आने वाले 10 दिन बाद इस काम इस एक्सपर्ट की जरूरत है, उसके बाद इस एक्सपर्ट की जरूरत है। तो उस हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में से लोग आएंगे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। तो जैसे मैनेजर 1 वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोजेक्ट 1 के लिए, मैनेजर 2 वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोजेक्ट 2 के लिए, और मैनेजर 3 वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोजेक्ट 3 के लिए। अब ये बंदा क्या करेगा, जिस प्रोजेक्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, मैनेजर 1 किसको बोलेगा, टीम को बोलेगा, जो हेड ऑफिस हो गया उसको बोलेगा कि मेरे को टीम ए डिपार्टमेंट ए की हेल्प चाहिए, डिपार्टमेंट बी की हेल्प चाहिए, डिपार्टमेंट सी या डिपार्टमेंट डी। एट अ टाइम पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट इसमें आएगा, एक डिपार्टमेंट इसमें आएगा, एक डिपार्टमेंट जिधर जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से डिपार्टमेंट उस प्रोजेक्ट में जाता है, अपना काम करेगा और वापस अपने हेड ऑफिस पर आके बैठता है। समझ गए। ओके जी, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैनेजर अपॉइंटेड एज पर द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। यहाँ पे द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या होती है कि अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली उसको खत्म करना। ओके, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फेवरेबल वेयर इट इज नेसेसरी टू कंबाइन द टेक्नोलॉजी विद द फंक्शन। तो जहाँ टेक्नोलॉजी एंड फंक्शन दोनों के रिक्वायरमेंट होते हैं वहां पे इस प्रकार का मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ये इसका एग्जाम्पल था जो मैंने आपको प्रैक्टिकल समझा दिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा जी सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ये आप जब छोटे बच्चे से तब से लेके अब तक ये सीरियल को देखते होंगे, ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो यहाँ पे बेटा जी जेठालाल, नट्टू काका, मगन एंड हमारा ये बागा। तो अब क्या है, यहाँ पे क्या होता है, सेल्स सेल्स प्रमोशन कब करना है, कि कौन सी वस्तु कितनी चीज पे सेल आउट करनी है, कौन सेल्स एक्टिविटी एडवर्टाइजमेंट का मीडियम क्या होगा, कितना % डिस्काउंट देना है, कैसे कैश सेल करना है, क्रेडिट सेल्स करना है, क्रेडिट सेल्स करना है तो क्या टाइम पीरियड होगा, ये सब कौन डिसाइड करते हैं, हमारे जेठालाल। तो इसी को बोला जाता है सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। जब पूरा का पूरा पावर किसके पास होता है, कोई एक बंदे के पास होता है और बाकी जो टीम होती है इसके पावर को फॉलो करती है, कि जैसा ये ओनर बोलता है वैसा ये फॉलो करते हैं, उसी को बोला जाता है सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, अथॉरिटी सेंट्रलाइज एट द टॉप लेवल ओनली। पूरी अथॉरिटी किसके पास आती है, टॉप लेवल के पास। यहाँ पे पावर रेस्ट किसके पास करते हैं, अपर लेवल के पास ही होते हैं। जब ये कब देखा जाता है, जब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है जी, और जबकि डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जैसे ये हमारे रतन टाटा की टीम है, अब ये खुद रतन टाटा है जो अब इस दुनिया में नहीं है, द बिकॉज हमारे इंडिया के सबसे मोस्ट नोन इंडस्ट्रियलिस्ट थे रतन टाटा जी। इनके सपोज की सपोज की इंडिया के अंदर इतनी सारी फैक्ट्रीज है, तो फैक्ट्रीज की ये फैक्ट्री हेड है। ठीक है, ये फैक्ट्री हेड है। अब ये फैक्ट्री हेड, अब इन फैक्ट्री हेड के नीचे अलग अलग क्या होगी, टीम होगी। तो कोई भी फैक्ट्री में उस फैक्ट्री को काम कैसे करना है ये व्यक्ति डिसाइड करते हैं, न कि रतन टाटा जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये कंपनी के CFO इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सभी को अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी असाइन कर दी है, भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अपने काम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि खुद का लोड कम कर दिया और इन सबको क्या कर दिया, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी। तो जब बड़ा बिजनेस होता है तब एक फैक्ट्री सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए उसको अपने पावर्स दूसरे को असाइन करने होते हैं। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर द डिसीजन मेकिंग इज डन बाय ऑल लेवल। जहां पे क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे डिसीजन मेकिंग कहाँ ली जाती है, ऑल द लेवल पे की जाती है। पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑल लेवल आर हैव स्पेशलाइज्ड पावर।
मतलब क्या है, यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑल लेवल के पास स्पेशलाइज पावर होता है, जिसको बोलता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। ये जनरली लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके अंदर आगे की बात करें तो द थॉट ऑफ डिसेंट्रलाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है तो हम ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा महत्व देते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड टू हैव सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज पावर। ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज चलेगा कि डिसेंट्रलाइज चलेगा। जनरली स्मॉल साइज हो गए तो वहां पे सेंट्रलाइज होगा, लेकिन लार्ज साइज होगा तो वहां पे सॉरी डिसेंट्रलाइज सिस्टम देखने को मिलता है। मीनिंग द डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर लेवल टू द लोअर लेवल इन ऑर्डरली मैनर। मतलब जब क्या होता है, जब हम पावर को डेलीगेट करते हैं अपर लेवल टू लोअर लेवल, उसी को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, ये मालूम है। फिर हमने ये भी देखा टू असाइन द पावर टू सुपीरियर, ताकि वो वर्क को, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, लोगों से काम करवा सके, उसके बाद डिसीजन पावर हो, उसी को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो तो आपको उसको पावर देने पड़ेंगे ताकि वो लोगों से काम करवा सके, इसी को क्या बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। इन दिस वे द अलॉटमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू दैट स्फीयर ऑफ पीपल who need to take decision is called decentralization of power। मतलब आपको अगर कोई पर्टिकुलर बंदे को अगर क्या करना है, अगर अपने पावर नहीं दोगे, डिसीजन मेकिंग नहीं दोगे, तो वो बंदा काम नहीं करवा सकेगा दूसरों से। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, उस व्यक्ति को क्या देना पड़ता है, पावर देना पड़ता है, उसको डिसीजन पावर देना पड़ता है, उसी को क्या बोला जाता है डिसीजन of decentralization. It does not mean that all power given by the upper level administrator to the lower level, but most of the power are given is called क्योंकि सबके सभी पावर अगर आप टॉप बॉटम लेवल को दे दोगे तो फिर टॉप लेवल क्या काम करेगा, फिर तो टॉप लेवल के हाथ में कुछ रहा ही नहीं। लेकिन वो क्या करता है, कुछ पावर जो होते हैं टॉप लेवल अपने पास रखता है, बाकी की पावर किसको देता है, बॉटम लेवल को दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, बेटा जी ये डिसेंट्रलाइजेशन से क्या फायदा होगा, डिसेंट्रलाइजेशन से हम क्विक डिसीजन ले सकेंगे। मतलब जब मैंने कोई व्यक्ति को, सपोज कोई व्यक्ति को पावर दिया, कोई व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग के अंदर का पावर दिया, तो क्विकली डिसीजन ले सकेगा, वो दौड़ दौड़ के अपर लेवल के पास नहीं आएगा। लेस वर्क लोड ऑन द टॉप लेवल, जो टॉप लेवल होगा उसके पास वर्कलोड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका टेंशन कम हो जाएगा। यहाँ पे इंक्रीज इन मोटिवेशन, जो लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है, उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे पास, हमको इस कंपनी के अंदर काम करने के लिए पावर्स दिए गए, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया गया है, मैनेजमेंट के टीम का पार्ट बनाया गया, तो वो क्या होगा, वो दे आर मोर मोटिवेटेड रहेंगे। इंक्रीज इन मैनेजमेंट एबिलिटीज, उनके अंदर मैनेजमेंट एबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि मैनेजमेंट एबिलिटी का मतलब दूसरों से काम करवाना। जब उनको पावर दोगे, जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, जब उनको अकाउंटेबिलिटी डालोगे, तो उनमें भी क्या बनेगा, मैनेजमेंट एबिलिटीज बढ़ेगी। इफेक्टिव कंट्रोल, जब आप किसी को पावर्स देते हो, किसी को ऑथराइज करते हो, तब वो काम नहीं होता तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है, तो वहां पे कंट्रोल बिकम मोर इफेक्टिव हो जाता है, ताकि वो अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए उसको ब्लेम कर सको। तो यहाँ पे अगर किसी को पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे तो उसको कंट्रोल कैसे होगा, तो कंट्रोल बिकम इफेक्टिव व्हेन आप क्या करते हो, डिसेंट्रलाइज करते हो। हार्मनी इज इंक्रीज, मतलब लोगों में हार्मनी बढ़ती है बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑल द लेवल ऑफ एम्प्लॉय आर इंक्लूडेड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हर एक लेवल ऑफ एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, इसलिए लोगों के बीच में क्या बनता है, हार्मनी बढ़ती है। ओके जी, तो ये हमने क्या किया, ये हमने क्या इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन अभी रुकिए, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है, जब बेटा जी डिसेंट्रलाइजेशन होता है ना, तो बिजनेस सीक्रेट्स आर टू बी मेंटेन विद ग्रेट विजिलेंस। मतलब कि जब जो बिजनेस के सीक्रेट्स होते हैं, क्योंकि आप जब पावर दोगे, इंफॉर्मेशन दोगे, तो बिजनेस के सीक्रेट्स भी रिवील हो जाते हैं, सो इट विल बिकम डिफिकल्ट इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन बिजनेस के सीक्रेट्स अब नहीं होते, वो एम्प्लॉय क्या करता है, दूसरे के कॉम्पिटिटर को ज्वाइन करके आपके सीक्रेट्स वहां पे शेयर करता है। समटाइम्स ड्यू टू कॉमन पॉलिसी not implemented or coordination are not maintained, अगर प्रॉपर क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन या तो नहीं हुआ, कोऑपरेशन नहीं हुआ, तो ये सक्सेसफुल नहीं होती है।
ओके जी, नेक्स्ट पे आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? आपने ये मूवी देखी होगी, ये मूवी थी हमारे गब्बर, जिसके अंदर ये हमारे ठाकुर होते हैं। गब्बर ने ठाकुर के सारे फैमिली मेंबर्स को छोड़ मार दिया होता है, सिर्फ इसको छोड़ दिया होता है। इसके अंदर एक आक्रोश होता है, गुस्सा होता है, और इसको इसको यही चाहिए होता है कि कब मैं गब्बर को अपने हाथों से मारना चाहूंगा। सॉरी, हाथों से नहीं, क्योंकि हाथ तो इसके काट दिए होते हैं। मैं गब्बर को अपने पैरों से मारूंगा। तो बेटा जी, ये काम किसको देता है? ये देता है जय और वीरू को। ये कौन है? ये अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो एक बार जरूर से देखना। शोले मूवी है इसका नाम। तो शोले मूवी के अंदर गब्बर ये क्या करता है, इनको इनको बोलता है कि मुझे गब्बर चाहिए, वो भी जिंदा। तो बेटा जी यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि वैसे तो ये गब्बर किसको चाहिए? इसको चाहिए, लेकिन इसने अपनी अथॉरिटी किसको दी है? इन दोनों व्यक्ति को दे देता है। तो देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकम लार्ज। जब मैंने पता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बड़ा 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 बनते जाता है। यहाँ पे उस सिचुएशन में क्या होता है? द अपर लेवल एडमिनिस्ट्रेटर, अपर लेवल अपने काम को, लोड को कम करने के लिए दे असाइन सम वर्क, किसको? टू देयर हेल्पर्स, उनके सबॉर्डिनेट को। अलॉन्ग विद उनको क्या देते हैं? पावर, ताकि वो क्या हो, काम को परफॉर्म कर सके वेल, अच्छी तरीके से। उसी को बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ पावर। वापस से जब क्या बढ़ता है, जब काम का लोड बढ़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं? असाइन वर्क करते हैं, किसको? सबॉर्डिनेट को, ताकि, और साथ साथ क्या करते हैं? उनको पावर भी देते हैं। उनको क्या देते हैं? उनको काम भी देंगे, उनके साथ उनको पावर भी देंगे, ताकि उसने काम को ढंग से कर सके। उसी को बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ पावर। In ordinary words, it can be said that to delegate the power is to enable the other person to have the power for doing the task well. जब हम delegate करें, इसका मतलब क्या करें भाई? हम enable करें other person को, ताकि वो अपने power का ढंग से use कर सके। ठीक है। द हेल्पर आर गिवन द पावर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गेट द वर्क डन। जब हम हेल्पर को सिर्फ पावर देंगे, लेकिन अगर हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे तो वो कोई मतलब का नहीं। इसलिए हम उसको पावर भी देते हैं और उसको रिस्पॉन्सिबल भी बना देंगे, ये तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। बट द फाइनल कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द अपर लेवल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब बेटा जी हम है ना, देखो यहाँ पे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या देता है? सबऑर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, उसको अथॉरिटी देगा। मतलब उसको अथॉरिटी का मतलब पावर दिया, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। लेकिन अगर इसने काम नहीं कर सका तो इसके लिए अकाउंटेबल तो कौन होगा? ये मैनेजर ही होगा। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो देखो कहाँ थे हम? यहाँ पे थे। देखो, हाँ, तो वही चीज लिखिए यहाँ पे। आप अपना क्या दे सकते हो? पावर दे सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर। ठीक है। बट द फाइनल कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके पास होती है? सिर्फ अपर लेवल के पास ही होती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर, किसको? टू सबऑर्डिनेट। कैसे? बाय क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। हम यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी देते हैं फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इससे डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? बेटा जी, ये जो डेलीगेशन जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन का देखा, मोर और लेस सेम टू सेम ही है। वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट, मतलब जब हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं, मतलब जब पावर्स देते हैं, तो उससे क्या होता है? वर्क मोर इफिशिएंट मैनर में कंप्लीट होने लगता है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होने लगता है, एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, कोऑर्डिनेशन होता है लोगों के बीच में, लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो ये मोर और लेस जो डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस है, वही इंपॉर्टेंस क्या होंगे? इसके होंगे वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट वर्क एफिशिएंट बनेगा, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, एम्प्लॉय में स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन होगा, मोटिवेशन होगा। ठीक है जी। तो ये इसके इंपॉर्टेंस है। इन शॉर्ट कहना चाहे, अगर इन शॉर्ट एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? तीन चीज इन्वॉल्व होती है। पहला,
इंटरेस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप क्या करते हो, लोगों ये जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है उसके अंदर लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि भाई तुम ये प्रोडक्शन के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, फाइनेंस के मैनेजमेंट के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, सेल्स के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब हमने क्या किया, हर एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बना दिया फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, अब इट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अगर यहाँ पे क्या होगा, ये सबऑर्डिनेट को सुपीरियर को जवाब देना पड़ेगा कि सेल्स कहाँ तक पहुंचा, कहाँ क्यों कम हुआ, क्यों ज्यादा हुआ, जिसके लिए हमने क्या किया, रिलेशनशिप डेवलपमेंट कर दी। दस असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, मतलब एक टॉप लेवल वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है मिडल लेवल, और मिडल वाला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करता है लोअर लेवल को। तो टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो होती है टॉप टू बॉटम लेवल के अंदर। कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी, कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी का मतलब अथॉरिटी देना, मतलब पावर देना। अगर काम को कंप्लीट करवाना, अकम्प्लिशमेंट करवाना, तो पावर्स देने पड़ेंगे। वो पावर भी कौन देता है, वो भी फ्लो होते हैं अपर लेवल टू बॉटम लेवल, ये भी अपर लेवल टू बॉटम लेवल में फ्लो होते हैं। नॉर्मली इन दिस प्रोसेस द पावर टू गिव डिसीजन एंड द पावर टू गिव ऑर्डर इज गिवन। यहाँ पे आप डिसीजन लेने का पावर, ऑर्डर देने का पावर भी ट्रांसफर करते हो। अगर खाली रिस्पॉन्सिबल दोगे, अगर पावर नहीं दोगे तो काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। समझ गए। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। बेटा जी मैंने आपको बता दिया, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, ऑथोरिटी दे सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली अगर काम नहीं होता तो उसके लिए मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर। ठीक है, ये तो यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। The accountability flow from lower level to upper level. The accountability cannot be passed on. यहाँ पे एक मैनेजर अपनी अकाउंटेबिलिटी को पास ऑन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट ऑफिसर ने अगर काम नहीं किया, ढंग से अकाउंट नहीं लिखे, तो क्या होगा, तो उसके लिए अकाउंट ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उसने जिसके सबऑर्डिनेट को ढंग से नहीं सिखाया, तो उसके काम को ढंग से चेक नहीं किया कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ, द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होल्डर हैज टू प्रोवाइड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड फॉलो रिपोर्टिंग प्रोसेस टू द टॉप लेवल। मतलब जिसको आपने काम दिया वो क्या करेगा, इसको रिपोर्ट करेगा और ये फर्दर रिपोर्ट करेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट को। लेकिन अगर इसने काम ढंग से नहीं किया तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को ऐसा नहीं बोलेगा इसने काम नहीं किया, इसके लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं, तो ये गलत है। आपने अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, किसी को अथॉरिटी दी, तो आपको उसके ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, रिव्यू करते रहना पड़ेगा उसके काम को। ठीक है, तो बेटा जी इसी के साथ हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पे हमने एक ऑर्गेनाइजेशन वाले जो चैप्टर है उसको बड़े ही अच्छे ढंग से और बड़े ही स्पीड मैनर के अंदर, जहां पे कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट थी, मैंने उसको डिटेल में सिखाया और आपके हर एक डाउट्स को क्लियर किया। मेरे को वीडियो में कमेंट में जरूर बताना आपको कैसा लगा, इसको पढ़ के, इसको सुन के, जो भी आपका एकदम फ्रेश अप हो चुका होगा, मतलब जो कंसेप्ट थे इसको आपने एक बार अगर सुना, अब इसको बुक्स में से पढ़ना, खाली सुनने से बेटा नहीं तैयार होता, इसको आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। तो अब आप बुक्स में से पढ़ना और फिर आपको कैसा लगेगा मेरे को बताना। तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।